हम सभी लोग अपने जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य तलाशते हैं, एक मकसद तलाशते हैं। वो ऐसी चीज जिसे करने से हमारा जीवन खुशनुमा हो जाए और हमारे जीवन में स्फूर्ति का संचार हो जाए, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले, हम सकारात्मकता से ओतप्रोत हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री और आज हम एक ऐसी ही किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपको जीवन जीने की एक प्रकार से एक फिलॉसफी देती है, जीवन जीने के फॉर्मूलेज बताती है कि किस प्रकार से आपको अपने जीवन में अपने उस पैशन की, अपने उस उद्देश्य की खोज करनी है जिसकी वजह से आपका जीवन खुशियों से सराबोर हो जाए और आपकी जो इंटरनल लाइफ है, यानी कि जो आपका कॉन्शियसनेस है, आपके दिमाग में, आपके जहन में, दिल में जो भी विचार आते हैं और आपकी जो एक्सटर्नल लाइफ है, यानी कि आप जिस प्रकार से भी अपने गोल्स को फुलफिल करना चाहते हैं या सफलता हासिल करना चाहते हैं, दोनों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत सा, सुंदर सा समन्वय स्थापित हो पाए। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इकिगाई की किताब इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ बाय हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मिरालेस। मेरे ख्याल से इस किताब का हिंदी संस्करण भी उपलब्ध है अमेज़ॉन पर, तो आप लोग अगर चाहें तो इस किताब को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इकिगाई बाय हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मिरालेस। तो किताब के बारे में बात करते हुए सबसे पहले तो मैं आपको इकिगाई का अर्थ बताना चाहूंगी। इकिगाई एक जापानीज शब्द है और जिसको अंग्रेजी में हम रफली इस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं, रीजन फॉर बीइंग। यानी हिंदी में अगर हम इसका अनुवाद करें तो इकिगाई का अर्थ होगा कोई वो ऐसी चीज, कोई एक ऐसा, आप उसे पैशन कह सकते हैं या फिर आप अपना यूएसपी कह सकते हैं, जिसकी वजह से आप जीवित हैं, जो कि आपको वास्तविकता में जीवित रखता है कि आप सिर्फ सांसें नहीं ले रहे बल्कि आपके अंदर उस प्रकार की स्फूर्ति है, एनर्जी है कि आप रोज सुबह उठ के जीवन जीना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि इकिगाई का अर्थ जो है वो सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि आप अपनी, जिस प्रकार से आमतौर पर मोटिवेशनल बुक्स आपको बताती हैं कि किस प्रकार से आप जीवन में सफलता प्राप्त करें या फिर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं या फिर जीवन में आपको आपका जो भी उद्देश्य है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपको एक्टर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बनना है, आप उसको फुलफिल करें। तो इकिगाई का अर्थ सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। इकिगाई एक थोड़ा सा गूढ़ कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है और ये जो है ये आपके पूरे जीवन के ताने बाने को कवर करता है। तो ये सिर्फ आपकी बाहरी सक्सेस से संबंधित नहीं है बल्कि आपकी जो इंटरनल लाइफ है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, उसको भी कवर करता है। क्योंकि खुश होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने जीवन में सफलता प्राप्त कर ली, सफलता हासिल कर ली, बल्कि खुश आप तब होते हैं जबकि, जैसा कि मैंने कहा, आपकी जो आंतरिक जिंदगी है, आपका जो इंटरनल लाइफ है और आपकी जो एक्सटर्नल लाइफ है, उसके बीच में कोई संतुलन हो, समन्वय हो और तभी आपको एक खुशनुमा जीवन का एहसास होता है। तो इकिगाई जो है वो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भी, आपकी इनर वेलबींग को भी उतना ही ज्यादा कवर करता है जितना कि आपकी एक्सटर्नल वेलबींग को। तो इस किताब में आपको यही बताया गया है कि किस प्रकार से आप अपना इकिगाई तलाशें। हर व्यक्ति का एक इकिगाई होता है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को, हमारी आधी से ज़्यादा जीवन भी गुजर जाता है तो भी लोगों को अक्सर मालूम नहीं होता कि उनका इकिगाई क्या है और लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, बहुत सी चीज़ें करते रहते हैं। तो ये किताब, जो भी मैंने मोटिवेशनल बुक्स अभी तक पढ़ी हैं, उनसे मुझे बिल्कुल अलग हटकर लगी और वो इसलिए लगी क्योंकि आमतौर पर जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, चाहे वो रॉबिन शर्मा की किताबें या दूसरी मोटिवेशनल बुक्स हैं, उनमें मैंने देखा है कि बहुत सारे फंडे दिए जाते हैं, बहुत सारा कोरा ज्ञान दिया जाता है, आपको थियोरेटिकल फॉर्मूलाज दिए जाएंगे और आपके ऊपर बहुत सारी थ्योरी फेंकी जाती है। लेकिन ये जो किताब है इकिगाई, इसमें आपको रियल वर्ल्ड की, वास्तविक जीवन की कहानियां दी गई हैं और ये वास्तविक जर्नलिस्टिक रिसर्च पर, शोध पर आधारित है। इस किताब के जो ऑथर्स हैं वो बाकायदा जापान का एक आइलैंड है, एक बहुत ही सुंदर आइलैंड है ओकिनावा करके। तो ओकिनावा पर ही ये किताब केंद्रित है और इस किताब को लिखने के लिए जो ऑथर्स है वो बाकायदा ओकिनावा गए और जो ओकिनावा के सीनियर सिटीजन्स हैं, ओकिनावा की एक विशेषता है कि विश्व भर में जितने भी देश हैं, ओकिनावा उन जगहों में से एक है पूरे विश्व में जहाँ पर लोगों की लॉन्गेविटी सबसे ज़्यादा है, यानी लोग सबसे ज़्यादा लंबी उम्र जीते हैं। तो ओकिनावा में ये बहुत आम सी बात है कि आपको वहाँ की सड़कों पर न सिर्फ 100 साल के बल्कि 110, 120 और 125 साल के लोग भी घूमते हुए नजर आएंगे। और हम भारत में रहते तो हमको ये बात थोड़ी शॉकिंग लग सकती है, लेकिन ओकिनावा में यही सच्चाई है। तो इस किताब में आपको ओकिनावा
के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके जीवन जीने का सिद्धांत देखने को मिलेगा, और उनके इंटरव्यूज़ हैं और उनके बारे में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा कि किस प्रकार से उनकी दिनचर्या है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस प्रकार का उनका आहार है, भोजन है, और किस प्रकार से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, क्या उनकी हॉबीज़ है, उनकी लाइफ फिलॉसफी क्या है, यहाँ तक कि किस प्रकार की वो फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं और अपने जीवन में क्या सोचते हैं, अपने जीवन जीने की उनकी विचारधारा क्या है। ये सभी बातें आपको फर्स्ट हैंड, जो ऑथर्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, ऑथर्स ने खुद जाके रिसर्च की और ओकिनावा के वरिष्ठ नागरिकों के साथ, बुजुर्गों के साथ इंटरैक्ट किया, उनके साथ रहे, उनको ऑब्जर्व किया काफ़ी लंबे समय तक। तो ये किताब उसी शोध पर आधारित है। तो ओकिनावा जापान के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी कहानियों द्वारा ही आपको बताया जाता है इस किताब में कि आप अपने उस जज्बे को, उस पैशन को, उस इकिगाई को कैसे तलाशें। तो ये बात मुझे इस किताब में बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही दिलचस्प अंदाज में लिखी गई है किताब, क्योंकि ये कहानियां हैं और ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, बल्कि जर्नलिस्टिक रिसर्च पर आधारित हैं। ओकिनावा के जो रेजिडेंट्स है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी वास्तविक जीवन पर। और एक चैप्टर ऐसा भी है जिसमें ओकिनावा के सीनियर सिटीजन्स के बाकायदा कोट्स हैं, जिसमें वो अपनी जीवन जीने की फिलॉसफी के बारे में, फ़लसफ़े के बारे में बताते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, और किताब के बारे में मैं ज़्यादा सस्पेंस तो ब्रेक नहीं करूंगी, पर जल्दी से जो इस किताब में बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं आपको कि आप कैसे अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं, तलाश सकते हैं। तो उन्हीं में से जो सबसे अच्छे 6 प्रिंसिपल्स मुझे लगे वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहला प्रिंसिपल, डू नॉट रिटायर, यानी कि आप कभी भी रिटायर ना हो। अब हमारे समाज में और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें भी, भारत में भी और वेस्टर्न कंट्रीज में भी रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़ोरों पर है कि व्यक्ति ने 50, 55, 60 साल की उम्र तक काम किया और फिर आप रिटायर हो गए क्योंकि आप थक गए। आपने पहले तो नौकरी करके अपने आप को बिल्कुल जला डाला, बर्न कर दिया, और फिर उसके बाद आप रिटायर हो गए आप आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। तो देखने में तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन इस किताब के अनुसार रिटायरमेंट में ये है कि आप अगर रिटायर हो जाते हैं तो एक प्रकार से आप जीवन से रिटायर हो जाते हैं और आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो सूख जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने इकिगाई के अनुसार नहीं चलते। ओकिनावा के जो लोग हैं वो 100 साल की उम्र में, 110 साल की उम्र में भी रिटायर नहीं होते, बल्कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और जिनका पैशन है उससे जुड़ी चीज़ें करते हैं। तो किताब आपको यही सीख देती है हम लोगों को कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ करेंगे जो कि आपके पैशन से संबंधित हो, जो कि आपकी इकिगाई से संबंधित हो, तो आपको कभी रिटायर होने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी, आवश्यकता ही नहीं महसूस होगी। तो ये था पहला प्रिंसिपल। किताब का दूसरा प्रिंसिपल है कि डू एवरीथिंग इन अ स्टेट ऑफ फ्लो, यानी कि आप जीवन में जो भी काम करते हैं उसको बिल्कुल एक लयबद्धता के साथ, लयात्मकता के साथ करिए। उसमें एक रिदम होनी चाहिए और इस काम में आप इतने मसरूफ होने चाहिए, इतने ज़्यादा डूब जाने चाहिए कि आपको पता ही नहीं लगे कि समय कब व्यतीत हो गया, समय कब पता चला। और इसमें इस बात को प्रमाणित करने के लिए बहुत से उदाहरण हमें दिए जाते हैं जापानीज लोगों के, जो अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं, जापानीज टेक्नीशियंस होते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जापान के लोग छोटे से छोटा काम भी इस प्रकार की तन्मयता से करते हैं कि आम लोगों को लग सकता है कि ये बिल्कुल पागलपन की हद पर बॉर्डर है। यानी इस प्रकार के परफेक्शनिस्ट होते हैं और अपने काम में इस प्रकार से तल्लीन होते हैं। बहुत से उदाहरण दिए गए कि चाहे कितना भी छोटे से छोटा काम हो जापान के समाज में, चाहे कोई क्लर्क हो या क्लीनर हो या कोई भी ऐसा काम कर रहा हो जिसको आमतौर पर लोग छोटा समझते हैं, तो उन कामों को ये लोग इतने ज़्यादा खूबसूरती से और इतने ज़्यादा ग्रेस से करते हैं कि ये जो बहुत ही तुच्छ से दिखने वाले काम है इनमें भी जापानी लोग 4 चांद लगा देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कुछ भी करते हैं वो स्टेट ऑफ फ्लो में करते हैं, तन्मयता से करते हैं। तो हमारे लिए ये बात सीखनी ज़रूरी है कि अगर जीवन में अपना इकिगाई तलाशना है तो जो भी काम कर रहे हैं ऐसे कामों को आइडेंटिफाई करिए जो कि करते वक्त, जिन्हें करते समय आप उसी स्टेट ऑफ फ्लो में, उसी तन्मयता में पहुंच जाए। तो ये था दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल जो इस किताब में बताया गया है वो है हैव अ कम्युनिटी लाइफ, यानी कि आपका जो जीवन है उसमें आपकी जो सोशल लाइफ है, जो सामाजिक गतिविधियां हैं वो होनी चाहिए। आपको एक एक्टिव सोशल लाइफ होनी बहुत ज़रूरी है। ओकिनावा के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, आप किताब ये पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जलसा करते रहते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ अपने जीवन की ये लोग सेलिब्रेट करते हैं।
खुशियां मनाते हैं साथ में मिलके, चाहे किसी का बर्थडे भी हो, जन्मदिन भी हो। आप सोचिए कि 100, 120, 130 साल में भी ये लोग आपस में मिलकर एक दूसरे का जन्मदिन मनाते हैं। तो खुशी का और सकारात्मकता का कैसा जज्बा है, किस प्रकार की ऊर्जा है इनके भीतर, ये आपको किताब पढ़ने को देखने को मिल सकती है। और फिर आप इसको हमारी खुद की लाइफ से कॉन्ट्रास्ट कीजिए कि हम लोग आज 21वीं शताब्दी में इतने उदासीन हो चुके हैं कि जो युवा लोग हैं, यंग पीपल, वो भी मतलब सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, या फिर वास्तविकता में हमें अपने दोस्तों तक से मिलने का समय नहीं मिलता। तो इसमें हम इस किताब से बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि सोशल लाइफ होना, एक एक्टिव कम्युनिटी लाइफ होना, कि आप अपने आसपास की कम्युनिटी से जुड़े रहें, बहुत आवश्यक है आपके मेंटल पीस के लिए, आपके शांति के लिए, आपके बैलेंस के लिए, कि आप एक मतलब आप जो है वो एक खुशनुमा जीवन जिए, इसके लिए बहुत आवश्यक है। और आपको अपनी इकिगाई पता चले, इसके लिए भी बहुत आवश्यक है कि आपकी एक एक्टिव कम्युनिटी लाइफ हो। चौथा जो इसमें प्रिंसिपल बताया गया है वो है स्पेंड टाइम इन नेचर। बहुत सीधी सी बात है, लेकिन हमारे लिए आजकल के समय में ये बात फिर रेलेवेंट है, क्योंकि हम लोग प्रकृति से बिल्कुल कट चुके हैं। ज़्यादातर लोग हम इस प्रकार के शहरों में रहते हैं जहाँ पर हम इस प्रकार के गेटोज में रहते हैं कि हमारा प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। हम गाड़ियों में, व्हीकल्स में आते हैं, जाते हैं, और अप्राकृतिक हमारे सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट भी सारे अप्राकृतिक हो चुके हैं। इसका कॉन्ट्रास्ट कीजिए इकिगाई के जो सीनियर सिटीजन है उनके जीवन से। ये लोग बहुत ही प्राकृतिक जीवन जीते हैं, प्रकृति की खूबसूरती में। और इनकी अगर आप दिनचर्या देखेंगे तो इनकी दिनचर्या गार्डनिंग से शुरू होती है, बहुत सा लंबा समय अपने बाग बगीचों में व्यतीत करते हैं, और फिर उसके अलावा ये वॉक करते हैं, पिकनिक्स मनाते हैं प्रकृति की गोद में, और तमाम तरीके की इनका बहुत सा टाइम जो है वो प्रकृति की गोद में बीतता है। यहाँ तक कि ये लोग अपना खाना भी खुद उगाते हैं, इनके किचन गार्डन्स होते हैं, और ये लोग कुछ भी बाहर से नहीं खरीदते, अपना खुद ही उगाया वो खाना खाते। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना कॉन्ट्रास्ट है हमारे जीवन में, कि हम जिस प्रकार से शहरी जीवन में लोग हम बहुत माइंडलेसली सुपरमार्केट से कुछ भी खरीद के उसे बना देते हैं। तो ये जो प्रकृति से ऑर्गेनिक कनेक्शन है टूटता जा रहा है। और इकिगाई जो किताब है हमें याद दिलाती है कि हमें दोबारा प्रकृति से जुड़ने की जरूरत है। पांचवा प्रिंसिपल है जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ वाबी साबी, और देयर इज ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। जापान में एक वाबी साबी का कॉन्सेप्ट है, जिसको सीधे तौर पर इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जो सुंदरता है वो क्षणभंगुरता में है, और कोई बहुत ही स्थिर बड़ी बड़ी चीज़ों में सुंदरता नहीं है, बल्कि जो जीवन की क्षणभंगुरता है, या फिर जो छोटी छोटी टूटी फूटी चीज़ें हैं उनमें ही सुंदरता है। ये जो समय जा रहा है और ये जो क्षण व्यतीत हो रहे हैं उनमें ही सुंदरता। और ये बहुत गहरी फिलॉसफी है जिसको आप अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि अगर आप जापानीज आर्किटेक्चर पर भी नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से वो आर्किटेक्चर भी इस प्रकार से होता है, लकड़ी से घर बने होते हैं, और इस प्रकार से घर बनाए जाते हैं कि कभी भी अगर कोई मुसीबत आ जाए तो अगर ये टूट जाए तो दोबारा इनको रीअसेंबल कर दिया जाए। तो जापानीज लोगों की इस किताब के अनुसार लाइफ फिलॉसफी भी कुछ ऐसी होती है कि जीवन चक्र जिस प्रकार से चल रहा है, और जीवन में जो भी घटित हो रहा है, चाहे वो लोगों को सुंदर लगे असुंदर लगे, लेकिन इन क्षणभंगुर मोमेंट्स में ही सुंदरता है। और इसको अगर आप सोचें तो इसको आप माइंडफुलनेस से रिलेट कर सकते हैं, जो माइंडफुलनेस की फिलॉसफी है। और इसी प्रकार आपको अपना इकिगाई कैसा तलाशना है, इससे भी ये जुड़ता है। छठा प्रिंसिपल है किताब का, क्रिएट रिडंडेंसीज। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको कभी भी किसी एक चीज पर निर्भर रहना नहीं चाहिए, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। आपको बहुत से ऑप्शंस अपने पास रखने चाहिए। अब इसका उदाहरण देने के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में मान लीजिए आप अगर एक ही नौकरी पर निर्भर है और वो नौकरी आपकी चली जाती है, आप सालों से कर रहे हैं, भले ही आपको कितने भी पैसे क्यों ना मिलते हो, लेकिन एकदम से आपके ऊपर एक क्राइसिस वाली सिचुएशन आ पाएगी। इसके विपरीत अगर आपके पास बहुत सारी सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, आप अपनी कुछ हॉबीज से भी इनकम स्ट्रीम साइड बाय साइड क्रिएट करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी नौकरी चली भी जाए तो भी आपको इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपके जो साइड इनकम और सोर्सेज हैं आप उन्हीं पर ज़्यादा काम करें और आपकी मेन इनकम बन जाए। तो जापानीज फिलॉसफी एक ये भी है कि आपको कभी भी एक चीज़ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, और अपने पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो तैयार रखने चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी इस किताब की बात, ये प्रिंसिपल जो मैंने आपके साथ शेयर की। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत हैंड्स ऑन किताब है, और ख़ास करके अगर आप जापानीज संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। सिर्फ जापानीज संस्कृति के बारे में नहीं, बल्कि आप अपने इकिगाई के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये किताब बहुत मदद करेगी, क्योंकि हम में
से ज़्यादातर लोग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि हमारा चाहे कितना भी जीवन गुजर जाए, हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और हमें नहीं मालूम होता अपने उस पैशन के बारे में, उस इकिगाई के बारे में, जो कि हमें हमारे जीवन को आसान बनाता है, सुंदर बनाता है और सुगम बनाता है। तो ये किताब आपको कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं देती कि आप ये कर लो वो कर लो, इस प्रकार के फंडे नहीं है किताब में, लेकिन एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल्स के माध्यम से और जीवन जीने का एक बहुत ही सुंदर ढर्रा देती है आपको किताब, जिसके माध्यम से आप अपने इकिगाई का पता लगा सकते हैं। तो ये किताब मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूंगी, आपको एक बार तो कम से कम ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई बुक रिव्यूज़ के साथ। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों लाइक बटन ज़रूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।